गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था गैलन, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है जियोवानी बतिस्टा मॉर्गनी, इसके बारे में देखेंगे इन्होंने क्या क्या किया। तो हमारे जो जियोवानी बतिस्टा मॉर्गनी एक इटालियन फिजिशियन थे और उन्हें मेडिकल हिस्ट्री में फादर ऑफ एनाटॉमिकल पैथोलॉजी कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने मेडिसिन को एक या नई डायरेक्शन दी। ये स्विंग द डिसीज़ पूरे बॉडी में एक साथ नहीं होती बल्कि स्पेसिफिक ऑर्गन में डेवलप होती है। इस आइडिया ने मेडिकल थिंकिंग को कंप्लीट चेंज कर दिया। मॉर्गनी ने बहुत केयरफुली पेशेंट के लाइफ के दौरान देखने वाले सिम्टम्स को डेथ के बाद ऑटोप्सी में मिलने वाली फाइंडिंग के साथ कंपेयर किया। मतलब जो साइन और कंप्लीट पेशेंट में लाइफ के टाइम पर होते थे, उन्हें उनके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस से मैच किया। इस मेथड से पहली बार क्लिनिकल सिम्टम्स और ऑर्गन डैमेज के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप क्लियरली इस्टेब्लिश हुए। ये अप्रोच आज मॉडर्न पैथोलॉजी का फाउंडेशन माना जाता है। 1760 में मॉर्गनी ने अपनी फेमस बुक दे सेडिबस इट कॉसेस मोर वंस द स्टेज एंड कॉज ऑफ डिसीज़ पब्लिश की। इस बुक में उन्होंने 700 से ज़्यादा ऑटोप्सी कॉज डिस्क्राइब किए। इन केस के थ्रू उन्होंने ये प्रूफ किया कि डिसीज़ का सोर्स बॉडी के किस पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू में होता है। उनकी राइटिंग ने डॉक्टर्स को ये समझने में हेल्प की कि वो डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम्स देखकर नहीं बल्कि इंटरनल ऑर्गन को एग्जामाइन करके भी करनी चाहिए। मॉरिंगन के वर्क से पहले मेडिसिन में डिसीज़ को ज़्यादातर जनरल इम्बैलेंस या वैगुल्स बॉडी प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता था, लेकिन उन्होंने ये साइंटिफिक प्रूफ दिया कि हर डिसीज़ का एक एनाटॉमिकल सेट होता है। इस वजह से पैथोलॉजी एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन बनी और मेडिसिन डायग्नोसिस और भी एक्यूरेट हो गई। कहाँ ये कंट्रीब्यूटेड है? तो एनाटॉमिकल पैथोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और उसको साइंटिफिकली बेस पे दिया। पेशेंट के सिम्टम्स को ऑटोप्सी फाइंडिंग के साथ कोरिलेट किया। ये डिमॉन्स्ट्रेट किए कि डिसीज़ स्पेसिफिक ऑर्गन में ओरिजिनेट होती है। ऑर्गन एग्जामिनेशन के थ्रू डिसीज़ डायग्नोसिस को इम्प्रूव किया। 700 से ज़्यादा ऑटोप्सी केसेस को स्टडी करके मेडिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाया। इन्होंने बताया कि मॉडर्न पैथोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन
के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किया। इसमें मोरिंगनी का वर्क मेडिकल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने प्रूव किया कि डिसीज़ को समझने के लिए बॉडी के इंटरनल ऑर्गन और स्ट्रक्चर चेंजेस को स्टडी करना ज़रूरी है। इससे साइंटिफिक पैथोलॉजी एनाटॉमी की बिगनिंग हुई। उनकी ऑब्जर्वेशंस ने डायग्नोसिस को मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट, सिस्टमैटिक और एविडेंस बेस्ड बनाया। आज भी उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने मेडिसिन को ऑब्जर्वेशंस, ऑटोप्सी और ऑर्गन बेस्ड एनालिसिस की तरफ लोड किया, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। तो ये हमारे थे जियोवानी बतिस्टा मॉर्गनी ने बताया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे हैं रोडल्फ विर्चो। ये 1821 से 1902 में रोडल्फ विर्चो ये एक जर्मन फिजिशियंस, पैथोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट थे और उन्होंने मेडिकल हिस्ट्री में फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहा जाता है। उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने सेलुलर पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। विर्चो ने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया कि बॉडी का बेसिक यूनिट सेल होता है और डिसीज़ का ओरिजिन भी अल्टीमेटली सेल के अंदर होने वाले एबनॉर्मल चेंजेस से होते हैं। इस आइडिया ने मेडिसिन को एक कम्प्लीटली न्यू स्पेसिफिक डायरेक्शन दी। वर्च्यू से पहले डिसीज़ का अक्सर ऑर्गन लेवल या जनरल बॉडी इम्बैलेंस के रूप में समझा जाता है, लेकिन वर्च्यू ने ये प्रूफ किया कि हर डिसीज़ का रूट कॉज सेलुलर लेवल पर होता है। उनकी अकॉर्डिंग अगर किसी टिश्यू या ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो उसका असली रीज़न उस टिश्यू के सेल में होने वाले स्ट्रक्चर या फंक्शन चेंजेस होते हैं। इसलिए उन्होंने ये आइडिया रिजेक्ट किया कि डिसीज़ सिर्फ ऑर्गन में होती है। उन्होंने बताया कि ऑर्गन्स भी सेल से बने होते हैं और सेल को स्टडी किए बिना डिसीज़ को प्रॉपरली समझा नहीं जा सकता है। उनका फेमस प्रिंसिपल था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब एवरी सेल एरीज फ्रॉम द अनदर सेल। इस स्टेटमेंट का मीनिंग्स ये है कि यहाँ सेल हमेशा एक्साइटिंग सेल से भी बनता है। वर्च्यू ने ये प्रिंसिपल के विचार स्पॉन्टेनियस
नेचुरली जनरेशन की ओल्ड आइडियाज़ को चेंजेस किया और सेल डिवीज़न को बायोलॉजिकल लाइफ का फाउंडेशन फंडामेंटल रूल बताया। ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों के लिए बहुत रिवोलेंट्री था, क्योंकि इसने डिसीज़, ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन को सेलुलर बेस पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल बनाया। फिर 1858 में वर्च्यू ने अपनी फेमस बुक सेलुलर पैथोलॉजी पब्लिश की। ये बुक मेडिकल साइंस में एक मीलस्टोन मानी जाती है। इसमें उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी कि डिसीज़ सेल में कैसे स्टार्ट होती है और कैसे एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस इवेंचुअली टिश्यू और ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि बुक ने डॉक्टर और साइंटिस्ट को ये समझने में हेल्प की कि पैथोलॉजी को सिर्फ ग्रॉसेस एनाटॉमी या सिम्टम्स के बेसिस पर नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक सेलुलर चेंजेस के बेस पर स्टडी करना चाहिए। वर्च्यू ने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस ऑफ टिश्यू को भी बहुत इम्प्रूव किया। इन्होंने पैथोलॉजी को एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने में मेजर रोल प्ले किए। उनके वर्क से हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी जैसे फील्ड को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिला। उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि डिसीज़ डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपी का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल्स और टिश्यू के चेंज देखकर ही एक्यूरेट डायग्नोसिस पॉसिबल हो सकती है। वर्च्यूज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने इन्फॉर्मेशंस, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ल्यूकेमिया और मैनी अदर डिसीज़ को सेलुलर पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया। उनकी रिसर्च ने मॉडर्न मेडिसिन को ये समझाया कि डिसीज़ एक डायनेमिक प्रोसेस है जो सेल के लेवल पर स्टार्ट होती है और फिर पूरे ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस वजह से उन्होंने मॉडर्न पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन एनाटॉमिकल पैथोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और उसको साइंटिफिकली बेस दिए। ये इसके कंट्रीब्यूशन रहे। पेशेंट के सिम्टम्स को ऑटोप्सी डिफाइंडिंग्स के साथ कोरिलेट किया। ये डिमॉन्स्ट्रेटेड किया कि डिसीज़ स्पेसिफिक ऑर्गन में ओरिजिनेट होती है। ऑर्गन एग्जामिनेशन के थ्रू डिसीज़ डायग्नोसिस को इम्प्रूव किया। 700 से ज़्यादा ऑटोप्सी कॉज को स्टडी करके मेडिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाया। इन्होंने बताया कि मॉडर्न पैथोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किए। ये सेलुलर पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये डिमॉन्स्ट्रेटेड किया कि डिसीज़ सेलुलर लेवल पर बिगिन होती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये प्रिंसिपल दिया, जिसका मतलब है एवरी सेल एरीज फ्रॉम अनदर सेल। नेक्स्ट बताया कि पैथोलॉजी को एक साइंटिफिक मेडिकल डिसिप्लिन के रूप में इस्टेब्लिश किया। फिर बताया कि माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू को इम्प्रूव किया। फिर बताया इन्होंने कि डिसीज़ को अंडरस्टैंडिंग को और ऑर्गन लेवल से सेलुलर लेवल तक शिफ्ट किए।
हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी और कैंसर रिसर्च के डेवलपमेंट में फाउंडेशन प्रोवाइड की। ये डिसीज़ को सेलुलर बेसिक्स पर एक्सप्लेन करके मेडिकल साइंस को एविडेंस दी। इन्होंने इसके इम्पोर्टेंस हम देखें तो मॉर्गेनिक का वर्क मेडिकल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने पूरे प्रूफ किया कि डिसीज़ को समझने के लिए बॉडी के इंटरनल ऑर्गन और उसके स्ट्रक्चर्स चेंजेस को स्टडी करना ज़रूरी है। इसलिए साइंटिफिक पैथोलॉजी एनाटॉमी की बिगनिंग हुई। उनकी डिस्कवरी ने डायग्नोसिस को मोर एक्यूरेट, सिस्टमैटिक और एविडेंस बेस्ड बनाया। आज भी उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने मेडिसिन को ऑब्जर्वेशन, ऑटोप्सी और ऑर्गन बेस्ड एनालिसिस की तरफ लीड किया, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। रॉडल्फ वेर्चो के डिस्कवरी मॉडर्न पैथोलॉजी की बैकबोन है। उन्होंने ये प्रूव किया कि डिसीज़ को समझने के लिए सेल को स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि हर ऑर्गन का टिश्यू सेल से ही बना होता है। क्योंकि सेलुलर पैथोलॉजी ने हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और डायग्नोसिस्ट मेडिसिन को डीपली इन्फ्लुएंस किया। आज भी कैंसर रिसर्च, टिश्यू डायग्नोसिस और माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी में वर्च्यू के आइडियाज़ का यूज़ होता है। उनका वर्क मेडिकल साइंस में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन को ऑब्जर्वेशन, माइक्रोस्कोपी और सेलुलर एनालिसिस पर बेस्ड एक मॉडर्न साइंटिफिक फील्ड बना दिया है। अब हमारा आता है मॉडर्न पैथोलॉजी। ये 20 सेंचुरी प्रेजेंट। इसमें मॉडर्न पैथोलॉजी में 20वीं सेंचुरी से प्रेजेंट तक का वो फेस है जहाँ डिसीज़ डायग्नोसिस सिर्फ ग्रॉस एग्जामिनेशन तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि एडवांस्ड लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोपी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स और डिजिटल इमेजिंग के थ्रू बहुत एक्यूरेट और अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल हो गई। आज क्या हुआ कि पैथोलॉजिस्ट और टिश्यू, सेल, ब्लड, बॉडी फ्लूइड या जीन्स और प्रोटीन्स को स्टडी करके डिसीज़ को उसके वेरी एरियर स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वजह से ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होता है और पेशेंट आउटकम बेटर हो जाते हैं। मॉडर्न पैथोलॉजी ने मेडिसिन को एक हाईली साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी बेस्ड फील्ड बना दिया है। पहले डायग्नोसिस मेनली सिम्टम्स और बेसिक टिश्यू ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता था, लेकिन अब माइक्रोस्कोपी, बायोकेमिकल और इम्यूनोलॉजी और हमारी जेनेटिक मेथड यूज़ होते हैं। इससे कैंसर, इन्फेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिसीज़ और मैनी अदर्स क्या हुई कंट्रीब्यूशंस को कुछ मोर परसिप्सली डायग्नोसिस किया जा सकता है। अब देखेंगे इसके मेजर डेवलपमेंट्स में हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में देखेंगे तो हमारा फर्स्ट वन ये था हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू
सेक्शन का माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जाता है। क्या होता है कि हम टिश्यू का कोई पार्ट लेंगे, उसको हम माइक्रोस्कोपी में एग्जामाइन करेंगे। ये मॉडर्न पैथोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली कैंसर डायग्नोसिस में। जब किसी ऑर्गन से बायोप्सी ली जाती है तो उस टिश्यू को टिनी सेक्शन में कट करके माइक्रोस्कोपी के अंडर देखा जाता है। पैथोलॉजी सेल की शेप, अरेंजमेंट, उसका साइज, न्यूक्लिक चेंज और टिश्यू को ऑब्जर्व किया जाता है। इस टेक्निक से पता चलता है कि टिश्यू नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, या इन्फ्लामेटेड है, या कोई इन्फेक्शन है, या परसिप्शंस चेंज है, या एक्यूट मैलिग्नेंसी प्रेजेंट है। कैंसर के केस में हिस्टोपैथोलॉजी से ट्यूमर का टाइप, ग्रेड और एक्सटेंस समझने में हेल्प मिलती है। इसलिए हिस्टोपैथोलॉजी को डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? साइटोपैथोलॉजी। इसमें क्या होता है? साइटोपैथोलॉजी इंडिविजुअल सेल का स्टडी है। इसमें टिश्यू का बड़ा सेक्शन नहीं, बल्कि सेल को डायरेक्टली एग्जामाइन किया जाता है। कॉमन एग्जाम्पल्स में पप स्मेयर और फाइन निडल एक्सप्रेशंस या साइटोलॉजी आते हैं। पप स्मेयर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, जहां सर्विक्स से सेल कलेक्ट करके माइक्रोस्कोपी से देखे जाते हैं। इसमें FNAC में थिन निडल से लंप स्वेलिंग या मास से सेल निकाले जाते हैं और उनका एनालिसिस किया जाता है। ये मेथड क्विक, मिनिमली इन्वेंशंस और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। साइटोपैथोलॉजी से अर्ली कैंसर डिटेक्शन, इन्फेक्शन, थायराइड लेशन, लिम्फ नोड स्वेलिंग और मैनी अदर कंट्रीब्यूशन का डायग्नोसिस पॉसिबल्स होते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या होता है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी में ब्लड, यूरिन, स्पूडम, स्टूल और अदर बॉडी फ्लूइड का लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किया जाता है। ये फील्ड डिसीज डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग में बहुत यूज़फुल है। ब्लड टेस्ट से एनीमिया या इन्फेक्शन या डायबिटीज़ या लीवर डिसीज़ या किडनी डिसीज़ और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस का पता लगाया जा सकता है। यूरिन एनालिसिस से यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और प्रोटीन लॉस सेलेक्ट होता है। सिम्टम से अगर जो हम देखें, सिम्टम एग्जामिनेशन से स्पूडम एग्जामिनेशन से रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस हो सकता है। स्टूल टेस्ट से देखें तो स्टूल टेस्ट से क्या है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी रूटीन हेल्थ केयर का एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इससे डिजीज़ का अर्ली क्लियर मिल जाता है। फिर हमारा आता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में क्या होता है? हिमेटोलॉजी बॉडी बोन या बोन मैरो हिमेटोलॉजी हमारा ब्लड या बोन मैरो और ब्लड डिसऑर्डर का स्टडी है। इस फील्ड में एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमिया या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, प्लेटलेट्स प्रॉब्लम एंड अदर्स हिमेटोलॉजिकल डिसीज का एनालिसिस होता है। ब्लड स्मेयर, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC या बोन मैरो एग्जामिनेशन और कोगुलेशन टेस्ट हिमेटोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। हिमेटोलॉजी से पता चलता है कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स
नॉर्मल हैं या नहीं। अगर ब्लड सेल की क्वांटिटी या क्वालिटी नॉर्मल हो तो डिसीज़ का इंडिकेशन मिलता है। ल्यूकेमिया जैसे कैंसर्स में ब्लड और बोन मैरो सेल एबनॉर्मल होती हैं और हीमोग्लोबिन उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसलिए हेमाटोलॉजी मॉडर्न पैथोलॉजी का एक क्योर ब्रांच है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, जिसको हम IHC बोलते हैं। इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री एक एडवांस्ड टेक्निक है जिसमें एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके टिश्यू में स्पेसिफिक प्रोटीन डिटेक्ट किया जाता है। हर सेल टाइप और डिसीज़ पैटर्न में कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं और IHC उन्हें आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं, मदद कराते हैं। कैंसर डायग्नोसिस में इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ट्यूमर का एक्सैक्ट टाइप पता चल सकता है और एग्जाम्पल कुछ कैंसर लुक सिमिलर होते हैं अंडर माइक्रोस्कोपी बट IHC मार्कर्स से उनका डिफरेंट क्लियर हो जाता है। यह टेक्निक ट्यूमर ओरिजिन, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी यूज़फुल होते हैं। IHC से डॉक्टर को ये समझने में क्या होती है, हेल्प मिलती है कि कैंसर किस टिश्यू से स्टार्ट हुआ है, कौन से मार्कर प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा क्या है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। फिर हमारा है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी ये हमारा DNA, RNA और जेनेटिक म्यूटेशन की स्टडी कराते हैं। ये मॉडर्न पैथोलॉजी का बहुत एविडेंस एरिया है जहाँ डिसीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल पे समझा जाता है। इस फील्ड में जीन्स के चेंज, जीन एक्सप्रेशन, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ और म्यूटेशन पैटर्न्स एनालाइज किया जाता है। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी से इनहेरिटेड डिसीज़, इन्फेक्शन डिसीज़ और कैंसर का डायग्नोसिस पॉसिबल होता है। कैंसर में स्पेसिफिक म्यूटेशन डिटेक्ट करके टारगेटेड थेरेपी चूज़ की जाती है, जिसका मतलब है कि ट्रीटमेंट पैटर्न के जेनेटिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज किया जा सकता है। ये अप्रोचेस प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स का सब बेस्ड पर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी ने डिसीज़ डायग्नोसिस को सिर्फ स्ट्रक्चर्स बेस्ड नहीं बल्कि जेनेटिक बेसिक पर भी शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग में हम देखेंगे कि टेस्टिंग का यूज़ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ या डिटेक्ट करने के लिए होता है जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर और सर्टेन कैंसर का रीज़न बन सकता है। इसमें ब्लड, सलाइवा या टिश्यू सैंपल से DNA एनालाइज किया जाता है। अगर फैमिली में कोई हेरिडेटरी डिसीज़ हो तो जेनेटिक टेस्टिंग से रिस्क पता चल सकता है। इससे पेरेंटल डायग्नोसिस, कैरी डिटेक्शन या कैंसर प्रेडिस्पोजिशंस टेस्टिंग और फैमिली काउंसलिंग में हेल्प मिलती है। कुछ कैंसर्स जिससे ब्रेस्ट कैंसर या कोलन कैंसर या सर्टेन ब्लड कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशन
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग से अर्ली प्रिवेंशन और टाइमली ट्रीटमेंट पॉसिबल होते हैं। फिर हमारा आता है डिजिटल पैथोलॉजी। डिजिटल पैथोलॉजी में क्या होता है कि डिजिटल पैथोलॉजी में हाई रिजोल्यूशन डिजिटल इमेज और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। डायग्नोसिस, एजुकेशन, टेलोपैथोलॉजी और रिसर्च के लिए ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोपी के ज़्यादा टिश्यू स्लाइड को स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इसका बिगेस्ट एविडेंस ये है कि इमेज को ईजिली शेयर या स्टोर या एनालाइज किया जा सकता है। टेलीपैथोलॉजी के थ्रू रिमोट एरिया के डॉक्टर भी एक्सप्लोर पैथोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेज एनालिसिस इस टूल भी डिजिटल पैथोलॉजी में यूज़ हो सकता है, जिससे डायग्नोसिस और फास्टर और मोर एक्यूरेट हो सकती है। एजुकेशन और रिसर्च में भी डिजिटल स्लाइड बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि स्टूडेंट और डॉक्टर कौन से भी कैसी स्टडी कर सकते हैं। अब देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। क्या क्या इम्पोर्टेंस होंगे इसमें? इम्पोर्टेंस, मॉडर्न पैथोलॉजी आज मेडिकल साइंस की बैकबोन बन चुकी है। इनसे डिसीज़ डायग्नोसिस को अर्ली, एक्यूरेट और डिटेल बना दिया है। पैथोलॉजी अब सिर्फ माइक्रोस्कोपी से टिश्यू नहीं दिखती, बल्कि मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और डिजिटल टूल्स का यूज़ करके डिसीज़ का कंप्लीट पिक्चर समझती है। अब इसमें इस फील्ड की वजह से कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर का प्रॉपर क्लासिफिकेशन, इरिटेटेड डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन और इन्फ्लुएंस का प्रिसिप्स डायग्नोसिस पॉसिबल हुआ है। मॉडर्न पैथोलॉजी ने ट्रीटमेंट को भी इम्प्रूव किया है, क्योंकि अब डॉक्टर डिसीज़ के एक्स्ट्रा टाइप और स्टेज के अकॉर्डिंग थेरेपी चूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में पैथोलॉजी सिर्फ डायग्नोसिस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन, प्रोग्नोसिस, रिसर्च और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए मॉडर्न पैथोलॉजी को 20वीं सेंचुरी से रिप्रेजेंट मेडिकल साइंस का एक रिवैल्यूएशंस डेवलपमेंट माना जाता है। तो ये हमारा है हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी।